हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के कंटेंट्स कौन कौन से हैं। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, देन मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, देन ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस और यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, लिमिटेशन ऑफ comparative statement, comparative balance sheet, comparative statement of profit and loss, meaning of common size statement, common size statement of profit and loss, and common size balance sheet. Then first, tools of financial analysis पर आते हैं हम। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस में हमको चार जो स्टेटमेंट की स्टडी करनी है। फर्स्ट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, देन कॉमन साइज स्टेटमेंट, देन रेशो एनालिसिस, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं। कंपैरेटिव मींस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी कंपनीज बनाती हैं उनका क्या है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, मींस कंपैरेटिव स्टडी है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा ईयर्स के भी स्टेटमेंट की हम क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये थोड़ा सा डिफर होते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट से। कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, एक कॉमन आइटम्स के थ्रू ईच आइटम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब कॉमन आइटम, क्योंकि जब हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट की या कॉमन साइज स्टेटमेंट की, तो इसमें दो तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो अकाउंट्स बनते हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं तो उसमें एक बैलेंस शीट तैयार होती है एंड सेकंड इनकम स्टेटमेंट तैयार होता है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं। तो जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो यहाँ पर हमको कंपैरेटिव बैलेंस शीट का एनालिसिस करना होगा, उसकी कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी। देन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट मींस कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर उस स्टेटमेंट की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम। देन कॉमन साइज स्टेटमेंट, सेम कॉमन साइज बैलेंस शीट तैयार होगी। देन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाएंगे। ऐसे ही कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी कॉमन साइज बैलेंस शीट तैयार होगी, देन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट तैयार होगा। तो जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे तब हम जो कॉमन आइटम होंगे, अब जैसे बैलेंस शीट के लिए जो कॉमन आइटम होंगे वो होंगे उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज, मींस टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी क्या बन जाएगी, उस बैलेंस शीट के लिए कॉमन आइटम बन जाएगी। देन उसके बाद अगर हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसके लिए कॉमन आइटम क्या हो जाएगा, उसके लिए कॉमन आइटम हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका जो डिटेल है आपको आगे मिलेगा। पहले तो बस हमको ये समझना है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं, चाहे वो दो या दो से अधिक ईयर्स के हो, उनकी हमको क्या करनी है, यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी करनी है। देन कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें एक कॉमन यूनिट या कॉमन आइटम के थ्रू बाकी जितने भी आइटम बच रहे हैं हर एक आइटम का क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। देन अब हम बात करते हैं रेशो एनालिसिस। तो रेशो एनालिसिस में क्या होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो डेटा है उसका न्यूमेरिकल रिलेशनशिप निकालना या कैलकुलेट करना, वो हम सीखेंगे कहां पर, रेशो एनालिसिस में। तो रेशो एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा है उनका। अब जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है और कॉमन साइज स्टेटमेंट है, ये दोनों की स्टडी आपको इस चैप्टर में करनी है। रेशो एनालिसिस जो है इसकी स्टडी आपको नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा रेशो एनालिसिस, उसमें हम करेंगे। देन
उसके बाद हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या कैलकुलेट किया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ड्यूरिंग अ पीरियड मींस 12 महीने में कितना कैश का इनफ्लो हुआ है और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है, इसका कैलकुलेशन हम सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि रेशो एनालिसिस के बाद आएगा। देन अब हम आते हैं इसके बाद, पहले तो मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है उसकी मीनिंग क्या होती है, नाम ही से पता चल रहा है कि कंपैरेटिव स्टडी करनी है आपको। अब कंपैरेटिव स्टडी किसकी करनी है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी तैयार करती है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी बनाती है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, तो उनकी आपको क्या करनी है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। अब ये कंपैरेटिव स्टडी 1 साल की तो होगी नहीं, तो ये कंपैरेटिव जो स्टडी है कम से कम 2 साल और इससे ज्यादा ईयर्स की भी की जा सकती है। अब इसका यूज जो है, ये ध्यान रखना है कि 2 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में 2 इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट तैयार होंगे, एक होगा बैलेंस शीट और दूसरा होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसकी आपको क्या करना है, कंपैरेटिव फॉर्म में स्टडी करनी है। The amounts of 2 or more years are placed side by side along with absolute change and percentage change in amounts in order to facilitate comparison। कहने का मतलब, जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करेंगे, चाहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाए या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाए, तब वहां पर जो भी 2 इयर्स के डेटा होंगे, हमको उनका चेंजेस निकाल कर क्या करना है, उनका परसेंट कैलकुलेट करना है और साथ में उनमें कितने अमाउंट्स का चेंजेस हुआ है। मींस सपोज करिए कि पिछले साल लास्ट ईयर किसी कंपनी का नेट सेल 20 लाख रुपीस था और करंट ईयर में जो नेट सेल है वो 25 लाख हो चुका है, तो अमाउंट में अगर हम चेंजेस देखें तो अमाउंट में चेंजेस कितना हुआ, 5 लाख रुपीस का हुआ। तो हमको क्या करना है, 2 और उससे ज्यादा ईयर्स में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आया है, परसेंटेज में कैसे कितना परसेंट चेंज हुआ है या कितने अमाउंट में वो चेंज हुआ है, ये सब हम स्टडी करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। देन कंपैरेटिव फिगर इंडिकेट ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट। कहने का मतलब, जो कंपैरेटिव फिगर होते हैं उनसे हम ये चेक कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है या उसका ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या है। दिस एनालिसिस इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। मींस जो भी कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, चाहे हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट के डेटा की स्टडी करें या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के डेटा की स्टडी करें, वो हॉरिजॉन्टली फॉर्म पर ही की जाएगी। हॉरिजॉन्टली फॉर्म पर कैसे की जाएगी, इसका डिस्क्रिप्शन आपको आगे मिलेगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर सकते हैं। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है कंपैरिजन विद इन द फर्म। अगर फर्म के अंदर का कंपैरिजन करना है तो उसको बोला जाता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। देन अगर इंटर फर्म कंपैरिजन करना है, जो 2 फर्म के बीच में होता है, तो ये कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा ही पॉसिबल हो पाएगा। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव में। पहला क्या है, टू मेक डेटा सिंपलर एंड अंडरस्टैंडेबल। मींस जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी डेटा होते हैं, अगर वो क्रिटिकल फॉर्म में है तो हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करके उनको सिंपलर और समझने योग्य मींस कंपैरेटिव फॉर्म में लिखकर उनको इजी बना सकते हैं। और ये पॉसिबल हो पाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट से। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी डेटा है, जो क्रिटिकल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, उनको हम विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम उनको क्या कर सकते हैं, बहुत इजी कर सकते हैं, समझने लायक बना सकते हैं। ये पॉसिबल होता है उन कंपैरेटिव स्टेटमेंट से। सेकंड है टू इंडिकेट द ट्रेंड। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नेट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मींस हर साल अगर बढ़ रहा है, तो ये माना जाता है कि अगर सेल बढ़ रही है
तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो अगर हम ये एनालिसिस करें कि अगर सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव ट्रेंड है उस ग्रोथ का उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आते हैं टू हेल्प इन फोरकास्टिंग। कहने का मतलब यह है कि जो कंपनी का जो भी मैनेजमेंट होता है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपैरेटिव स्टडी करके वो क्या कर सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी की पोजीशन को चेक कर सकता है। ये पॉसिबल होता है उस कंपैरेटिव स्टडी से। फोर्थ नंबर पर है टू इंडिकेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कहने का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही क्या कर सकती है, अपनी स्ट्रेंथ और जो भी उनका वीकनेस पॉइंट है वो चेक कर सकती है और उसकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकती है, लाइक जैसे लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी की पोजीशन क्या है उन ऑर्गेनाइजेशन में। उस कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा वो इजिली उसको समझ सकते हैं और अपने इन वीकनेसेस को वो हटा सकते हैं। देन उसके बाद टू फैसिलिटेट इंटरफॉर्म कंपैरिजन, मींस कंपैरेटिव स्टडी और कंपैरेटिव स्टेटमेंट के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरफॉर्म कंपैरिजन किया जा सकता है। जब दो ऑर्गेनाइजेशन का हमें उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करना है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और सेकंड वाई लिमिटेड कंपनी है, तो दोनों के अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमें कंपैरिजन करना है तो हम उन कंपैरेटिव स्टेटमेंट के द्वारा ये आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन क्या है, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। कहने का मतलब क्या होता है कि जनरली जो स्टेबल मनी मेजरमेंट पॉलिसी को फॉलो किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम में, तो उस रीजन से जो भी प्राइस में फ्लक्चुएशन आते हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्राइस का जो फ्लक्चुएशन नहीं लिया जा रहा है तो फिर उनका उनका इफेक्ट भी किस पर पड़ता है, उनका इफेक्ट भी पड़ता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं, उनमें कहाँ के डेटा रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनमें डेटा रिकॉर्ड किए जाते हैं पास्ट इवेंट्स के, मींस जो बीत गया है उनके डेटा हमको यहाँ मिलते हैं। हमको फ्यूचर के डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, ये ड्रॉबैक है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। थर्ड पॉइंट है इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय सिर्फ मॉनेटरी इंफॉर्मेशन ही कैलकुलेट की जाती है। मॉनेटरी मींस जो पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, केवल वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट होते हैं, जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। लाइक जैसे क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, स्टाफ की क्वालिटी क्या है, पब्लिक रिलेशन क्या है, ये सब पॉइंट्स जो हैं छूट जाते हैं। इन पॉइंट्स को हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो एक इसकी लिमिटेशन है। देन पर्सनल बायस मींस पर्सनल जो जजमेंट होता है किसी भी मैनेजमेंट का उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, उसके थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो भी पोजीशन है कंपनी अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। या तो अपनी कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत अच्छा भी कर सकती है और काफी कुछ उसमें चेंजेस पर्सनल जो बायर्स हैं उनके थ्रू किया जा सकता है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। देन वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या होता है कि जब दो फर्म है ना अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी अगर यूज करती हैं तो उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, टूल्स और टेक्निक्स फॉर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमें कौन कौन से स्टेटमेंट पढ़ने हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट की स्टडी करनी है। तो फर्स्ट है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, सेकंड है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। थर्ड है हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट, हमको पढ़नी है, कॉमन साइज बैलेंस शीट की स्टडी करनी है। फोर्थ नंबर पर है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमको टोटल 4 स्टेटमेंट की स्टडी करनी है। देन हम वन बाय वन इन स्टेटमेंट की स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा, तो कंपैरेटिव जो बैलेंस शीट है वो एनालिसिस करता है दो या दो से अधिक
जो अकाउंटिंग पीरियड्स हैं कि जो एसेट्स हैं, अकाउंटिंग पीरियड की जो एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं, उनका हॉरिजॉन्टली एनालिसिस करता है। ये हॉरिजॉन्टली जो एनालिसिस है ये पॉसिबल हो पाता है इस कंपैरेटिव बैलेंस शीट के थ्रू। अब हॉरिजॉन्टली एनालिसिस होता क्या है? तो प्रीवियस ईयर की जो एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं उनका हम कंपैरिजन करते हैं करंट ईयर की जो एसेट्स और लाइबिलिटीज के प्राइस हैं उनसे। उसी स्टडी को हॉरिजॉन्टली स्टडी बोला जाता है। एडवांटेजेस ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट के थ्रू आप अपनी बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज के प्राइस में क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, मींस कि एसेट्स बढ़ रही हैं, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, एसेट्स कम हो रही हैं या लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, इनको आप चेक कर सकते हो, इनको आप देख सकते हो। जबकि सिंगल ईयर की बैलेंस शीट बनाने के ड्रॉबैक क्या है? सिर्फ एक ही ईयर का हमको यहां पर डेटा मिलता है, तो उनसे हम कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर पाते हैं। जबकि हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट के थ्रू प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के जो एसेट्स और लाइबिलिटीज के प्राइस हैं उनमें जो फ्लक्चुएशंस आए हुए हैं उनको हम चेक कर सकते हैं। देन कंपैरेटिव बैलेंस शीट हमको जो भी चेंजेस हुए हैं फाइनेंशियल वेरिएबल्स में वो हम चेक कर सकते हैं उसके थ्रू। जबकि सिंगल जो बैलेंस शीट होती है जो करंट ईयर के प्राइस पर बनती है, जिसमें हमको सिर्फ 1 ईयर का ही प्राइस गिवन होता है, उससे ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है वो ज्यादा यूजफुल है सिंगल ईयर्स की जो बैलेंस शीट है उससे। चलिए अब हम आते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट पे। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट की स्टडी करने के लिए सेम वैसे ही आपको फॉर्मेट तैयार करना है जैसा कि आपने सिंगल ईयर बैलेंस शीट को बनाते समय तैयार किया था। मींस सिंगल ईयर जो बैलेंस शीट होती है उसमें भी दो पार्ट होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एंड सेकंड पार्ट होता है आपका एसेट्स का। सेम वही पूरा फॉर्मेट हमको कंपैरेटिव बैलेंस शीट में यूज करना है। इसमें भी दो पार्ट होंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का फर्स्ट पार्ट होगा एंड सेकंड पार्ट होगा एसेट्स का। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले पार्ट में फर्स्ट जो मेजर हेड होगा वो शेयर होल्डर्स फंड होगा, सेकंड मेजर हेड होगा नॉन करंट लायबिलिटीज का और थर्ड मेजर हेड होगा करंट लायबिलिटीज का। वैसे तो चार मेजर हेड होते हैं बैलेंस शीट में, जो सिंगल ईयर बैलेंस शीट होती है उसमें चार मेजर हेड होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ कंपैरेटिव बैलेंस शीट जब हम उसकी स्टडी करेंगे क्लास 12 के सिलेबस में सिर्फ हमको तीन मेजर हेड ही पढ़ने हैं, तीन मेजर हेड की ही हमको स्टडी करनी है। तो हमारा फर्स्ट मेजर हेड है शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड है नॉन करंट लायबिलिटीज और थर्ड है हमारा करंट लायबिलिटी। एसेट्स में दो मेजर हेड होंगे। देन पहले हम समझ लेते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले पार्ट को, जिसमें तीन मेजर हेड हैं। जब हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो हमको क्वेश्चन में 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से गिवन होगी। एक होगा आपका प्रीवियस ईयर और सेकंड होगा आपका करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट एसेट्स और लायबिलिटीज का आपके क्वेश्चन में पहले से ही मिलेगा। ये नोट की इंफॉर्मेशन अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो ये भी आपको पहले से ही अवेलेबल होगी। बस आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट की स्टडी करते समय केवल दो आपको एक्स्ट्रा बनाने हैं। आपको ये 1 नंबर का कॉलम, सेकंड नंबर का कॉलम, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर की ये जो चार कॉलम है ये आपको खुद क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। बस आपको दो एडिशनल जो कॉलम दिख रहे हैं, एक है एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम और सेकंड है परसेंटेज का। ये दो कॉलम जो है ये आपको खुद तैयार करने हैं। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो चेंज का कॉलम है ये कैसे आता है, मींस एब्सोल्यूट जो चेंज है वो कैसे फाइंड किया जाता है। तो क्योंकि हमको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है और कंपैरेटिव अगर किसी भी चीज की अगर हम स्टडी करते हैं, चाहे हम बैलेंस शीट की स्टडी करें या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की स्टडी करें, तो कंपैरिजन करने के लिए कम से कम 2 इयर्स का होना जरूरी है। आप मैक्सिमम ईयर्स का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए मिनिमम कम से कम 2 इयर्स का होना जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर के डेटा से
करंट ईयर के डेटा का क्या करना है, आपको कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करने के बाद ही ये जो एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम है ये आपको बनाना है। ये आएगा कैसे, तो चलिए समझते हैं। जैसे सपोज करिए शेयर कैपिटल जो पहले 5,000 रुपीज की थी प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में ये कैपिटल 6,000 रुपीज की हो गई, तो जो एब्सोल्यूट चेंज हुआ वो कितना हुआ कि कैपिटल 5,000 रुपीज से बढ़कर कितनी हो गई है, 6,000। तो ये चेंजेस हुआ पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव चेंजेस है तो इसको ओपन ब्रैकेट लिखना है, क्योंकि शेयर कैपिटल अगर बढ़ रही है, प्रीवियस ईयर में कम थी और करंट ईयर में अगर ज्यादा हो गई है, तो ये पॉजिटिव चेंजेस कहलाएगा, और पॉजिटिव जो चेंजेस होगा वो ओपन द ब्रैकेट आएगा। और इसका जो परसेंट है वो कैसे कैलकुलेट होगा, इसका जो परसेंट कैलकुलेट होगा उसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको परसेंट निकालना है तो C अपॉन D इंटू 100। यहाँ C का मीनिंग होगा एब्सोल्यूट चेंज से, जो भी चेंज हुआ है उसमें आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है A से। तो A नंबर का मीनिंग होगा प्रीवियस ईयर से। A नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रीवियस ईयर को। तो आप जो यहाँ पर परसेंट निकालेंगे तो 5,000 से ये कितना हो गया है, 6,000 रुपीज हो गया है। तो चेंज कितना आया, पॉजिटिव चेंज आया 1,000 रुपीज का। जब आप इसका परसेंट निकालेंगे तो चेंज इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट। तो चेंज कितना हुआ 1,000 रुपीज का, तो 1,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। तो जो भी इसका परसेंट आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। अब जैसे सपोज करिए आपके क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरिंग दी हुई है। लॉन्ग टर्म बोरिंग अगर 5,000 रुपीज प्रीवियस ईयर में थी और करंट ईयर में अगर ये 4,000 रुपीज हो गई है, तो इसका ये मीनिंग है कि जो भी चेंज हुआ है वो नेगेटिव चेंज है। और जब नेगेटिव चेंज आता है तो इसको हम अंडर द ब्रैकेट लिखते हैं। और अब ये 1,000 रुपीज हमको अंडर द ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव चेंज है। क्योंकि पहले हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग 5,000 की हुआ करती थी जो प्रीवियस ईयर में थी, लेकिन वही अब लॉन्ग टर्म बोरिंग करंट ईयर में कितने की हो गई है, 4,000 रुपीज की हो गई है। तो ये जो 1,000 रुपीज का जो चेंज दिखा वो नेगेटिव चेंज है, और कभी भी नेगेटिव अगर कोई चेंज आता है तो इसको अंडर द ब्रैकेट लिखा जाता है। तो इसका जो परसेंट आप कैलकुलेट करेंगे वो भी आपको अंडर द ब्रैकेट ही लिखना है। अब इसका परसेंट कैसे कैलकुलेट होगा, तो जो भी चेंज आया है इंटू 100 करो, मीन्स 1,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट मीन्स 5,000 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी इसका परसेंट आएगा वो आपको अंडर द ब्रैकेट लिखना है। ऐसे ही हमारे ये शेयर होल्डर्स फंड, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उनके आपको डिटेल प्रीवियस ईयर के, करंट ईयर के, ऐसे ही आपको नॉन करंट लाइबिलिटीज की डिटेल प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की, और ऐसे ही आपको करंट लाइबिलिटीज में जो भी सब हेड है उनकी डिटेल, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो या करंट ईयर की हो, आपको इनका कंपैरिजन करके आपको चेंज का कॉलम बनाना है। मींस उनका कंपैरिजन करके चेंज में कितना अमाउंट आ रहा है वो आपको फाइंड करना है। और जब चेंज का अमाउंट आ जाएगा तो उसके बाद परसेंट आपको निकालना है। सेम यही प्रोसीजर हमारा एसेट्स के लिए भी होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी एसेट्स हैं सेम वही प्रोसीजर फॉलो की जाएगी जो कि आपने लाइबिलिटीज में किया था। एसेट्स में दो मेजर हेड होंगे, एक होगा आपका नॉन करंट एसेट्स का और दूसरा होगा आपका करंट एसेट्स का। तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में जो भी इनके सब हेड हैं इनका प्रीवियस ईयर का अमाउंट और करंट ईयर का अमाउंट आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको इनका क्या करना है, चेंज करना है। आपको इनका चेंज अमाउंट निकालना है, देन उसके बाद परसेंट आपको ही निकालना है। अब हमको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आएंगे तो ये जितने भी चेंज हैं और कैसे परसेंट कैलकुलेट होता है तो वो बहुत इजीली हमको समझ में आ जाएगा। तो हम आते हैं इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। और ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि इसमें आपको एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट तैयार करनी है। देखिए एक पर्टिकुलर का कॉलम आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा है एसेट्स। जो भी बैलेंस शीट दी हुई है, सिंगल ईयर बैलेंस शीट का जो भी सीक्वेंस था वही कंपैरेटिव बैलेंस शीट का सीक्वेंस होगा। बैलेंस शीट के सीक्वेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आपको कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए 2 इयर्स के डेटा है, एक 19 का डेटा है और दूसरा है 20 का डेटा। तो जो 19 का डेटा है वो प्रीवियस ईयर का अमाउंट हो गया ये हमारे लिए, और ये हमारे लिए करंट ईयर का अमाउंट हो गया। तो अब हमको इस अमाउंट को लेकर क्या करना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। तो चलिए हम जब कंपैरेटिव बैलेंस शीट तैयार करेंगे
तो ये जो हमारे 4 कॉलम हैं, ये तो हम रखेंगे ही रखेंगे। 2 एडिशनल कॉलम हमको तैयार करने पड़ेंगे। पहला एडिशनल कॉलम होगा आपका चेंज का और उसके बाद आपका परसेंट का एक कॉलम होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय और क्लियर हो जाएगा। पहले जैसा कि आपका क्वेश्चन गिवन है, सेम उसी सीक्वेंस में आपको लायबिलिटीज और एसेट्स को नोट कर लेना है। उसी सीक्वेंस में आपको अमाउंट भी नोट कर लेना है। जो भी प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो आप नोट करेंगे, जो भी करंट ईयर का अमाउंट है वो आप नोट करेंगे। अब ये चेंज का कॉलम जो है ये कैसे तैयार हुआ है तो ये समझते हैं। जैसे देखिए आप शेयर कैपिटल देखेंगे तो जो सॉरी प्रीवियस ईयर में 9 लाख रुपीस की थी, करंट ईयर में ये 15 लाख रुपीस की हो गई है। तो आप ये देख रहे हैं कि चेंज क्या हुआ है, पॉजिटिव आया है, क्योंकि शेयर कैपिटल बढ़ चुकी है, 9 लाख से 15 लाख हो चुकी है। तो चेंज भी कितना आया है, 6 लाख रुपीस का चेंज आया है। तो अब इस 6 लाख रुपीस का परसेंट आपको निकालना है। तो परसेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि जो भी चेंज आया हो मीन 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट। तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है, 9 लाख। तो आपने परसेंट जो निकाला वो आ गया 66.67। जो भी चेंज अमाउंट आएगा इंटू 100 करना है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर के अमाउंट से। तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट लेना है, करंट ईयर का अमाउंट नहीं लेना है, ये ध्यान रखना हमको। देन ऐसे ही हमने रिजर्व का देखा तो रिजर्व प्रीवियस ईयर में 3 लाख रुपीस का था, करंट ईयर में 3 लाख रुपीस का है। तो इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं दिखा। जब चेंज नहीं होगा अमाउंट में तो उसका परसेंटेज भी नहीं होगा। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग जिसमें 8% डिवेंचर्स हैं, ये 6 लाख रुपीस के थे। करंट ईयर में भी 6 लाख रुपीस है, एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ है। जब चेंज नहीं होगा तो इसका परसेंट भी नहीं आएगा। सेम ऐसे ही आपको क्रेडिटर्स की वर्किंग करनी है। क्रेडिटर्स प्रीवियस ईयर में 2 लाख रुपीस का था, करंट ईयर में 4 लाख रुपीस का हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 100% इंक्रीज हुआ है, मीन्स 2 लाख रुपीज से 4 लाख रुपीज हो गया है। तो 2 लाख रुपीज का चेंज हो रहा है। तो 2 लाख रुपीज का जब आप परसेंट निकालेंगे तो ये 100% आएगा। क्यों, क्योंकि 2 लाख इंटू 100 होगा डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी कितना है, 2 लाख रुपीज है। इसलिए इसका जो परसेंट आएगा वो 100% आएगा। देन ऐसे ही आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए करना है। प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपीस का था, करंट ईयर में 2 लाख रुपीस का हो गया। तो ये कितना चेंज आ गया, 1 लाख रुपीस का चेंज आ गया। अब जब इसका आप परसेंट निकालेंगे तो ये भी 100% आ जाएगा। जो भी आपको लाइबिलिटीज दी हुई है, जो भी आपके क्वेश्चन में इनका टोटल गिवन था, प्रीवियस ईयर का है 21 लाख रुपीस और करंट ईयर का है 30 लाख रुपीस। तो आपको टोटल का भी चेंजेस निकालना है। और टोटल का जब चेंज निकालोगे तो जो भी चेंज होगा इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट मींस 21 लाख से ही डिवाइड करना है। तो इसका भी आपको परसेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम यही प्रोसीजर हमको एसेट्स में भी फॉलो करनी है। 12 लाख थी हमारी फिक्स्ड एसेट्स प्रीवियस ईयर में, जो बढ़कर करंट ईयर में 15 लाख रुपीस हो गई। तो ये 3 लाख रुपीस का चेंजेस हुआ। तो अब इस 3 लाख रुपीस का आपको अगर परसेंट कैलकुलेट करना है तो 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12 लाख, तो ये आ जाएगा 25%। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी कोई चेंजेस नहीं दिखा है, इसलिए जब कोई चेंज अमाउंट का नहीं होगा तो परसेंट का भी अमाउंट नहीं होगा। सेम एसेट्स, यही प्रोसीजर आपको पूरी टोटल एसेट्स तक भी आपको फॉलो करनी है। टोटल लाइबिलिटीज के इक्वल ही टोटल एसेट्स होंगी। तो सेम जो परसेंट लाइबिलिटीज का आया है वही परसेंट आपकी टोटल एसेट्स का भी आएगा। चलिए अब हम आते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो सिंगल ईयर का होता है, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को शो करता है। मींस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है। और वो प्रॉफिटेबिलिटी या जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो ड्यूरिंग द ईयर का होता है। मींस हमको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद क्या पता चलता है, सिर्फ यही पता चलता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट अर्न किया है या उसको लॉस हुआ है। जबकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है ऑपरेटिंग रिजल्ट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद या इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद हमको ऑपरेटिंग रिजल्ट पता चल जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के
मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन कम से कम 2 इयर्स का या अधिकतम या मैक्सिमम जो है आप कई इयर्स का कर सकते। कंपैरेटिव स्टेटमेंट से आपको क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हैं वो भी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहा है। ऑपरेटिंग रिजल्ट का मीनिंग होगा कि उस बिजनेस को ऑपरेट करते समय कौन कौन से एक्सपेंडिचर और कौन कौन सी इनकम प्रीवियस ईयर में क्या थी और करंट ईयर में क्या हुई। तो ये जो चेंजेस होते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के, ये उस कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद पता चल जाते हैं। चलिए हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये एनालिसिस करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 2 या 2 से अधिक ईयर के जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडी को पॉसिबल बनाता है, और हम उसके थ्रू एनालाइज कर सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के इनकम और एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर में क्या थे और करंट ईयर में क्या हुए, मींस बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं। ये हम कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू ये हम चेक कर सकते हैं। ये मेजर करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो इनकम है या एक्सपेंडिचर हैं वो बढ़ गए हैं या नहीं बढ़े हैं, या कितने रुपीस में चेंजेस हुआ है या कितने परसेंटेज में चेंज हुआ है। ये हम उस कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद हमको ये पता चल जाता है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि इनकम और एक्सपेंडिचर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आपको अगर उनकी कंपैरेटिव स्टडी करनी है, मींस प्रीवियस ईयर में इनकम कितनी थी या प्रीवियस ईयर में आपके एक्सपेंडिचर कितने थे और करंट ईयर में आपकी इनकम कितनी हुई या करंट ईयर में आपके एक्सपेंडिचर कितने हुए, मींस बढ़ गए या कम हो गए। अगर आपको रुपीस में चेक करना है या उनका परसेंटेज में चेक करना है कि ये एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से बढ़ गए या इनकम कितने परसेंट से कम हो गई, ये सब आपको अगर एनालिसिस करना है तो हम ये सिर्फ कर सकते हैं उस कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा। देन आते हैं नेक्स्ट, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, मींस बिजनेस ऑपरेशन प्रीवियस ईयर के क्या थे, करंट ईयर के क्या हुए, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनकी स्टडी करता है। चलिए अब हम आते हैं फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके फॉर्मेट को समझ लेते हैं। इसका फॉर्मेट सेम वैसा ही तैयार किया जाएगा जैसे एक सिंगल ईयर के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का तैयार होता है। सेम वही सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सबसे पहले आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम नेट सेल भी बोलते हैं, लेकिन बस चेंज क्या होगा कि सिंगल ईयर का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें सिर्फ 1 ईयर के ही आपको डेटा या अमाउंट मिलते हैं, लेकिन हमको यहाँ कंपैरेटिव स्टडी करनी है। तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए कम से कम 2 इयर्स का होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको 2 इयर्स के जो भी अमाउंट्स मिलेंगे उनको आपको यहाँ रिकॉर्ड करना है। देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद होगा हमारा सेकंड स्टेप, और वो होगा अदर इनकम। तो जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस फर्स्ट नंबर के पॉइंट को और सेकंड नंबर के पॉइंट को हम प्लस कर लेंगे, तब तैयार होगा टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू आएगा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के पॉइंट को ऐड करने के बाद, जिसको हम टोटल इनकम भी बोलते हैं। ये हमारी टोटल इनकम आ जाएगी प्रीवियस ईयर की और ये हमारी करंट ईयर की। ये प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के अमाउंट आपके क्वेश्चन में ही गिवन होंगे। बस आपको 2 एडिशनल कॉलम तैयार करना है, एक होगा चेंज का कॉलम और दूसरा होगा परसेंटेज का कॉलम। देन जब हम टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू फाइंड कर लेंगे, देन उसके बाद हम आएंगे एक्सपेंडिचर में। तो एक्सपेंडिचर का जो सीक्वेंस है वो ए नंबर टू जी नंबर तक है। तो ए नंबर टू जी नंबर तक जैसे एक्सपेंसेस आपको दिख रहे हैं, उसी सीक्वेंस में आपको इन एक्सपेंडिचर को वन बाय वन
नोट करना है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। तो जो भी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का अमाउंट होगा ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। जब आप ए नंबर टू जी नंबर तक के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उन सबको प्लस कर लेंगे, तब ये होगा टोटल एक्सपेंडिचर। और टोटल एक्सपेंडिचर की जो रैंक होगी वो फोर्थ नंबर की होगी। देन अब हमने क्या क्या फाइंड कर लिया है? अब हमने फाइंड कर लिया है टोटल इनकम, मींस टोटल रेवेन्यू फाइंड कर लिया प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। सेम ऐसे ही हमने टोटल एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर के और टोटल एक्सपेंडिचर करंट ईयर के फाइंड कर लिए हैं। तो अब हमको क्या करना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा? थर्ड नंबर के पॉइंट में से फोर्थ नंबर का पॉइंट माइनस करना है। तो थर्ड नंबर का पॉइंट है हमारा टोटल रेवेन्यू। तो इस टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर को जब हम माइनस करेंगे तब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब वही आपको प्रीवियस ईयर के लिए भी फॉलो करना है, ऐसे ही आपको करंट ईयर का निकालना है। देन अगर आपके क्वेश्चन में टैक्स की इंफॉर्मेशन है तो टैक्स का जो भी अमाउंट होगा या जो भी परसेंटेज होगा वो आप निकालकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इस टैक्स को माइनस करेंगे। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करेंगे, तब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। बस आपको दो कॉलम एडिशनल तैयार करना है, एक होगा आपका चेंज का कॉलम और दूसरा होगा आपका परसेंटेज का। तो चेंज वैसे ही निकालेंगे जैसे कि आपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट में निकाला है। तो आपको जो चेंज का कॉलम है वो कैसे तैयार करना है? तो आपको प्रीवियस ईयर के अमाउंट से करंट ईयर के अमाउंट को कंपेयर करना है। जब आप कंपेयर करेंगे और पेयर करने के बाद आपको अमाउंट का अगर पॉजिटिव चेंज दिखता है तो इसको ओपन ब्रैकेट में लिखा जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपको कंपेयर करने के बाद जो चेंज मिलता है अगर वो निगेटिव फॉर्म में है तो इसको आपको अंडर द ब्रैकेट लिखना है। अंडर द ब्रैकेट जब आप लिखेंगे तो इसका जो परसेंट भी आएगा वो भी अंडर द ब्रैकेट होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चेंज है तो पॉजिटिव परसेंटेज भी आएगा। सेम ऐसे ही आपको जितने भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपने नोट किए हुए हैं सबका आपको कंपैरिजन करना है, मींस कंपेयर करना है कि प्रीवियस ईयर में क्या अमाउंट था और करंट ईयर में उनका क्या अमाउंट है। देन उसके बाद आपको इनका चेंज निकालना है। चेंज निकालने के बाद आपको उसका परसेंट निकालना है। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम आते हैं उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आपको मिलेगा और इसको कैसे अरेंज करना है। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है। आपको इनकम गिवन है जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। एक्सपेंडिचर केवल आपके क्वेश्चन में 5 एक्सपेंडिचर ही दिए हुए हैं। तो 5 एक्सपेंडिचर जैसा आपके क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज उसी सीक्वेंस में हम इन एक्सपेंडिचर को नोट करेंगे। और प्रॉफिट गिवन है और टैक्स का जो इस बार परसेंटेज में इंफॉर्मेशन गिवन है कि टैक्स का जो रेट है वो 50% है। तो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट का कॉलम जो कि आपके क्वेश्चन में मिल रहा है और ये हो गया करंट ईयर के अमाउंट का कॉलम जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन से आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है। तो अब हम कैसे तैयार करेंगे? तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेम जैसा आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी सेम उसी पैटर्न में आपने क्या किया, इस पूरे फॉर्मेट को उसी सीक्वेंस में अरेंज कर लेना है। एक आपको प्रीवियस ईयर का कॉलम और करंट ईयर के कॉलम की इंफॉर्मेशन थी। जो भी अमाउंट था वो आपको लिखना है। चेंज का कॉलम और परसेंटेज का कॉलम जो है ये आपको खुद तैयार करना है। तो हम सबसे पहले स्टेप पर आते हैं और हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका प्रीवियस ईयर का अमाउंट 30 लाख था और करंट ईयर का अमाउंट 33 लाख हो गया। तो इसमें आप चेंजेस देख रहे हैं कि ये अमाउंट बढ़ चुका है, 30 लाख से 33 लाख हो चुका है। तो अमाउंट कितना बढ़ गया है? ये 3 लाख रुपीस का बढ़ गया। तो ये पॉजिटिव चेंज हुआ और जब इस पॉजिटिव चेंज होगा तो इसका जो परसेंट होगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। अब इसका परसेंट कैसे आएगा? तो जो भी चेंज हुआ है उस अमाउंट में आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर के अमाउंट से। मींस
3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30 लाख, तो जो भी चेंज आया परसेंटेज में वो 10% आया। अदर इनकम सेकंड स्टेप था हमारा 60,000 जो प्रीवियस ईयर में भी है और उतना ही अमाउंट करंट ईयर में है। जब इसका कोई भी चेंजेस नहीं दिखा, मींस एज इट इज अमाउंट है, इसलिए कोई भी चेंजेस हमको यहाँ नहीं दिख रहा है। तो जब चेंजेस अमाउंट का नहीं होगा तो हमारा जो परसेंटेज का चेंजेस है वो भी नहीं होगा। हम क्या करेंगे, टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30 लाख और 60,000 को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30 लाख 60,000 प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का क्या आएगा 33 लाख, और 60,000 को प्लस करेंगे तो 33 लाख 60,000 आ जाएगा। अब चेंज आपको वैसे ही निकालना है, ये टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू प्रीवियस ईयर में कितना था, वो था 30 लाख 60,000, और करंट ईयर में ये कितना हो गया 33 लाख 60,000। तो चेंज आपको देखा 3 लाख रुपीज का। तो इस 3 लाख रुपीज का जब आप परसेंट निकालेंगे तो 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30 लाख 60,000, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर के अमाउंट से ही डिवाइड करना है, तो ये जो परसेंट आएगा वो 9.80 आएगा। सेम एक्सपेंडिचर के लिए आपको फॉलो करना है, जिस सीक्वेंस में एक्सपेंडिचर दिए थे उसी सीक्वेंस में आपको इनके अमाउंट प्रीवियस ईयर के और करंट ईयर के अरेंज कर लेना है। पूरे एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। प्रीवियस ईयर का जो एक्सपेंडिचर होगा उसका टोटल अलग करना है, और जो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर होगा उसका टोटल आपको अलग करना है। अब इन एक्सपेंसेस का भी वन बाय वन आपको चेंज निकाल कर और उनके परसेंटेज आपको कैलकुलेट करने हैं। जैसे अब फर्स्ट निकालते हैं परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, जो प्रीवियस ईयर में 23 लाख रुपीस का था, करंट ईयर में 24 लाख रुपीस का हो गया। तो चेंजेस इसमें अमाउंट का दिखा 1 लाख रुपीस। तो ये 1 लाख रुपीस का जब हम परसेंट निकालेंगे तो 1 लाख इंटू 100 होगा डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट, और प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 23 लाख, तो इसका जो परसेंट आएगा 4.35 आएगा। सेम ऐसे ही आपको चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड का निकालना है। इसका अमाउंट था प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपीस, करंट ईयर में 1,20,000, तो चेंजेस पॉजिटिव है, तो इसका जो परसेंट आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। सेम इसी सीक्वेंस में आप हर एक ट्रांजेक्शन का परसेंट निकालेंगे, यहां तक कि टोटल जो एक्सपेंडिचर आए हैं इनका भी आपको चेंज निकालना है और उसका भी परसेंट निकालना है। ये हम थर्ड स्टेप हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है जो टोटल इनकम का है, और फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट किया है फोर्थ स्टेप, और वो है टोटल एक्सपेंडिचर का। अब हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है, तो थर्ड स्टेप से हम फोर्थ स्टेप को माइनस करेंगे। तो थर्ड जो नंबर का स्टेप था हमारा वो था 30 लाख 60,000, और फोर्थ नंबर का जो स्टेप है वो है 26 लाख 10,000। तो 30 लाख 60,000 में से 26 लाख 10,000 माइनस किया तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसा ही आपको फॉलो करना है करंट ईयर के लिए जो 2020 का है। तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 6 लाख। अब आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी टैक्स रेट दिया था 50%, तो 50% किसका निकाला, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मींस 4,50,000 का 50% निकालेंगे तो ये आएगा 2,25,000। तो 4,50,000 में से 2,25,000 माइनस किया तो ये रिमेनिंग उतना ही बचा 2,25,000, ये हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला देन उसमें से टैक्स माइनस किया तो ये जो बचा रिमेनिंग ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यही आपका आंसर है। तो इनका भी आपको सेम चेंजेस निकालना है और चेंज निकालने के बाद इनका परसेंट निकालना है, यही आपके आंसर हो जाएंगे। देन अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो अभी हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखा, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हमने दो स्टेटमेंट देखे। फर्स्ट था कंपैरेटिव बैलेंस शीट और सेकंड था कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हमें क्या पता चला कि अमाउंट में कितना चेंजेस हुआ और परसेंटेज में कितना चेंजेस हुआ, वो हमने कंपैरेटिव स्टडी करके अमाउंट के चेंजेस को कैलकुलेट किया और साथ में परसेंटेज के जो चेंजेस हुए हैं उनको कैलकुलेट किया। लेकिन ये कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों पर्टिकुलर इसको अलग से बनाया जाता है, तो कॉमन साइज का मीनिंग होता है कि आपको यहाँ पर एक कॉमन यूनिट लेनी है या तो कॉमन वैल्यू लेनी है,
उस कॉमन यूनिट या कॉमन वैल्यू से ही आप क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। मींस आपका जो बेस होता है वो एक कॉमन यूनिट या कॉमन वैल्यू होती है, उसी को बेस बनाकर आप बाकी जो अदर वेरिएबल्स होते हैं उनके आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो। कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी आपको दो स्टेटमेंट तैयार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट होगा आपका बैलेंस शीट का और सेकंड स्टेटमेंट होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं या इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो यहां पर भी दो स्टेटमेंट तैयार होंगे, एक बैलेंस शीट तैयार होगा और दूसरा तैयार होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन यहां पर जो आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे वो एक कॉमन यूनिट या एक कॉमन वैल्यू को बेस बनाकर ही यहां पर परसेंटेज निकाले जाएंगे। अब हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि यहाँ जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट तैयार करेंगे या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो आपकी कॉमन यूनिट होगी क्या। तो ये ध्यान रखना है कि जब आप बैलेंस शीट तैयार करोगे तो आपकी जो कॉमन यूनिट या कॉमन जो बेस होगा वो होगा टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज। या तो टोटल एसेट्स हो सकती हैं कॉमन बेस में या कॉमन यूनिट में या टोटल लायबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो आपकी जो कॉमन यूनिट होगी या कॉमन जो बेस होगा वो होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आते हैं हम उस कॉलर की डेफिनेशन में। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। देखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को बनाने के बाद आपको अमाउंट के चेंजेस में और साथ में उनके परसेंटेज के चेंजेस दोनों की इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। लेकिन जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो सिर्फ इसमें कैलकुलेट किए जाते हैं क्या, परसेंटेज ऑफ सम बेस रादर देन रुपीस। कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ हमको क्या पता चलते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट को बनाने के बाद सिर्फ हमको परसेंटेज ही पता चलते हैं। रुपीस में क्या चेंजेस हुआ है ये हमको कॉमन साइज स्टेटमेंट को बनाने के बाद पता नहीं चलता है। दिस एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस। देखिए, जो कंपैरेटिव जब आपने स्टेटमेंट तैयार किया था तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आपने दो स्टेटमेंट बनाए थे, एक बनाया था बैलेंस शीट और दूसरा बनाया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो वहां पर जो भी आपने स्टडी की है, जो भी कंपैरेटिव स्टडी की है वो एक हॉरिजॉन्टली फॉर्म में की है। हॉरिजॉन्टली फॉर्म का मतलब, देखिए, आपने जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जब स्टडी किया, मींस इसकी जब कंपैरेटिव स्टडी की तो आपने ये हॉरिजॉन्टली स्टडी की है। मींस प्रीवियस ईयर में ये क्या था, 30 लाख था, करंट ईयर में क्या हुआ, 33 लाख हुआ। तो ये जो 3 लाख रुपीस का चेंजेस देखा ये हॉरिजॉन्टली क्या है, चेंज है। और इसका जो परसेंट निकाला वो भी आपने पूरा एक हॉरिजॉन्टली जो है वो स्टडी की। लेकिन जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट तैयार करते हो तो इसमें वर्टिकल एनालिसिस किया जाता है। अब वर्टिकल एनालिसिस कैसे होगा तो हम आगे देखेंगे और उसको वहां समझेंगे। देन अब हम आते हैं कॉमन साइज। जब हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो हमारी जो कॉमन यूनिट या कॉमन जो वैल्यू होगी या जो हमारा कॉमन बेस होगा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। और जो हमारी बैलेंस शीट होगी उसके लिए कॉमन जो वैल्यू होगी या कॉमन जो बेस होगा वो टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज होगी। यह हमें ध्यान रखना है। देन कॉमन साइज स्टेटमेंट को 100% स्टेटमेंट बोला जाता है। चाहे आप कॉमन साइज बैलेंस शीट तैयार करें या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करें, दोनों स्टेटमेंट को 100% स्टेटमेंट बोला जाता है। अब बोला क्यों जाता है, उसका रीजन है, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको 100% स्टेटमेंट क्यों बोला जाता है। अब आते हैं हम थर्ड नंबर का जो हमारा स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या इसको हम बोल सकते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज
इसलिए बोला गया है क्योंकि हमको यहाँ एक कॉमन यूनिट से बाकी जो हमारे अदर वेरिएबल्स हैं उनके हमको क्या निकालने हैं, परसेंटेज निकालने हैं। तो हमारी यहाँ कॉमन वैल्यू या कॉमन बेस वो क्या होगा, या कॉमन यूनिट क्या होगी, कॉमन यूनिट होगी यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल, जिसको हम नेट सेल भी बोलते हैं। तो ये हमारी कॉमन यूनिट हो जाएगी। इसी को बेस बनाकर बाकी जो अदर वेरिएबल्स हैं उनके आपको परसेंटेज निकालना है, और इस स्टेटमेंट को भी 100% स्टेटमेंट बोला जाता है। It helps to determine the relationship between revenue from operation and other expenses। हमको यहाँ revenue from operation के थ्रू बाकी जो other expenses हैं उनके रिलेशनशिप को चेक करना है। हमारा जो कॉमन यूनिट होगा वो होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम बेस बनाकर अदर एक्सपेंसेस के क्या करने वाले हैं, परसेंट निकालने वाले हैं। It may be prepared either for different periods or two forms। देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट चाहे आप बैलेंस शीट तैयार करें या आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करें, आप ये दो पीरियड्स के भी आप परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और दो फर्म्स का भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। To establish relationship among various component of statement of profit and loss with revenue from operation। तो जो various components हैं उनका revenue from operation के साथ क्या relationship है, ये हम इस statement को बनाने के बाद ही हमको पता चलता है। Then to study करता है different items of income and expenditure कि जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं या इनकम है उनकी स्टडी करता है ये, और ये एसेस करता है मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है उसको हम चेक कर सकते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के थ्रू कि मैनेजमेंट कैसा वर्क कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है। इसका फॉर्मेट सेम वैसे ही तैयार होगा जैसा कि आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बनाया था। चेंज क्या है, जब आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट तैयार किया था तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी मिलता था, करंट ईयर का अमाउंट भी मिलता था। एक आप चेंज का कॉलम बनाते थे कि अमाउंट में कितना चेंज आया, और साथ में फिर उसके बाद परसेंट का एक कॉलम तैयार करते थे। लेकिन इसमें जो चेंज हुआ कि इसमें अमाउंट का चेंज तो आपको मिलेगा नहीं, इसमें आपको दो जो परसेंटेज है मींस आपके प्रीवियस ईयर के अमाउंट का क्या परसेंटेज है और करंट ईयर के अमाउंट का क्या परसेंटेज है, इसलिए आपको यहाँ परसेंटेज के दो कॉलम तैयार करने हैं। बाकी फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं है। प्रीवियस ईयर के अमाउंट और करंट ईयर के अमाउंट को आप एज इट इज नोट करेंगे जैसा कि आपके क्वेश्चन में गिवन है, और उसी सीक्वेंस में आप ये पूरा फॉर्मेट तैयार करेंगे। फर्स्ट नंबर पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा जिसको हम नेट सेल बोलते हैं। सेकंड नंबर पर अदर इनकम आएगी। जब हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के पॉइंट को ऐड करेंगे तो वो टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम आएगी। टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम आ जाने के बाद फिर हम फोर्थ नंबर के पॉइंट पर आएंगे, और फोर्थ नंबर का जो पॉइंट होगा वो एक्सपेंसेस का है, जिसमें हम ए नंबर टू जी नंबर तक के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के उनको हम वन बाय वन यहाँ नोट करेंगे, और जो भी इनका प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा और जो भी इनका करंट ईयर का अमाउंट होगा सेम एज इट इज आपको नोट कर लेना है। देन जब आप टोटल एक्सपेंडिचर को काउंट करेंगे ए टू जी तक के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं सबको आपको प्लस करना है, तो ये फोर्थ नंबर का टोटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ये हमारा फोर्थ नंबर का टोटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा जो प्रीवियस ईयर का अलग होगा, करंट ईयर का अलग होगा। देन उसके बाद हम आएंगे फिफ्थ नंबर मींस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, जब आप थर्ड नंबर के पॉइंट में से फोर्थ नंबर का पॉइंट माइनस करेंगे मींस टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तब फाइंड होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर आपके क्वेश्चन में टैक्स की इंफॉर्मेशन है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस कर देंगे, जो अमाउंट फाइनल बचेगा वो होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही पूरी प्रोसीजर आपको करंट ईयर के लिए भी फॉलो करनी है। अब जो परसेंट कैसे कैलकुलेट होगा,
तो प्रीवियस ईयर का जो परसेंट है और जो करंट ईयर का परसेंट है वो प्रीवियस ईयर का परसेंट प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर कैलकुलेट होगा और करंट ईयर का जो परसेंट है वो करंट ईयर के अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। लेकिन ये परसेंट कैलकुलेट होगा कैसे? तो यहां जो फॉर्मूला बनेगा कि जो भी आपको परसेंट निकालने हैं प्रीवियस ईयर के अमाउंट का अगर आपको परसेंट निकालना है तो यहां पर जो फॉर्मूला तैयार होगा कि जो भी अमाउंट का आपको परसेंट निकालना है इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉमन यूनिट। ध्यान देना फॉर्मूला क्या है कि जिसका आपको परसेंट निकालना है मींस अमाउंट इनटू 100, जो भी ईच अमाउंट मींस हर एक अमाउंट का आपको परसेंट निकालना है, इसलिए ईच अमाउंट इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉमन यूनिट। और कॉमन यूनिट क्या होगी? जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को तैयार करोगे तो यहां जो कॉमन यूनिट है वो क्या होगी? और वो होगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये ध्यान रखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ ये हमारी कॉमन यूनिट होगी। तो यहां पर जो भी परसेंट निकालेंगे आप, चाहे प्रीवियस ईयर का निकालें या करंट ईयर का निकालें, उस कॉमन यूनिट से ही आपको डिवाइड करना है। चाहे आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही परसेंट निकालें तो भी डिवाइड उसी के अमाउंट से करना है, इसलिए इसका जो परसेंट आएगा वो 100% आएगा। जैसे सपोज करिए जब हम एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे तब क्लियर हो जाएगा कि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो परसेंट है वो 100% क्यों आ रहा है। तो अब हम आते हैं इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अपने पूरे डाउट्स क्लियर करते हैं। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट तैयार करना, आपको इनकम गिवन है और एक्सपेंडिचर गिवन है। देन टैक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट अलग दिया हुआ है, करंट ईयर का अमाउंट अलग दिया हुआ है। इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन है उसी सीक्वेंस में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो एज इट इज इसको अरेंज करेंगे। तो अब हम आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। जब अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ऊपर हेडिंग डालेंगे, देन पर्टिकुलर के कॉलम में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है, एक प्रीवियस ईयर का अमाउंट और करंट ईयर का अमाउंट जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। और आपको सेकंड स्टेप में क्या लेना है यहाँ, क्योंकि अदर इनकम तो है नहीं है, तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या बन गया? एक्सपेंसेस बन गया। और एक्सपेंसेस जो है वो हमने एज इट इज जिस सीक्वेंस में एक्सपेंसेस गिवन थे उसी सीक्वेंस में हमने प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का नोट कर लिया। हमने पूरे एक्सपेंडिचर को हमने नोट कर लिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर में 10 लाख थी, करंट ईयर में 12,50,000 हो गई। तो अब हमें यहाँ पर कोई अमाउंट का कॉलम नहीं बनाना है कि कितना अमाउंट में चेंज हुआ, हमको सिर्फ दो कॉलम तैयार करने हैं। परसेंटेज के दोनों कॉलम होंगे, प्रीवियस ईयर का परसेंट आपको अलग कैलकुलेट करना है, करंट ईयर का परसेंट आपको अलग कैलकुलेट करना है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है हमारा? ईच अमाउंट इनटू 100 डिवाइडेड बाय आरएफओ, क्योंकि यहाँ कॉमन यूनिट क्या हुई? यहाँ कॉमन यूनिट हुई है आरएफओ। देन उसके बाद अब हम आते हैं इसके परसेंटेज में कि इसके परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे अगर सपोज करिए आपको इस 10 लाख का ही परसेंट निकालना है तो 10 लाख, क्योंकि ईच अमाउंट का मतलब है आपको हर एक अमाउंट का परसेंट निकालना है। तो 10 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय आरएफओ, और आरएफओ का भी अमाउंट क्या है? 10 लाख है, तो इसलिए ये 100% आ रहा है। इसलिए इस स्टेटमेंट को 100% स्टेटमेंट बोला जाता है, क्योंकि जब आप उस कॉमन यूनिट का परसेंट कॉमन यूनिट के साथ निकालते हैं तो जो भी परसेंट आता है वो 100% होता है। अब आप देखेंगे कि जब हमने इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को टोटल कर लिया तो वो हो गया 10 लाख, ये हमारी टोटल इनकम हो गई, क्योंकि अदर इनकम थी नहीं तो हमने 10 लाख को ही ऐड कर लिया और ये बन गई हमारी टोटल इनकम। इसके बाद हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं 7,20,000 परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड है, देन 30,000, 20,000 और 30,000। जब हम पूरे एक्सपेंडिचर को ऐड किया तो ये हुआ 8 लाख रुपीस। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स है नहीं है,
तो आप इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं, जो आ गया 2 लाख। 2 लाख कैसे आया कि टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस किया, तो ये हमारा जो प्रॉफिट आया वो आया 2 लाख रुपीस। अब हमको हर एक ट्रांजेक्शन का, हर एक अमाउंट का परसेंट कैलकुलेट करना है। तो हमने पहला परसेंट कैलकुलेट किया था 10 लाख का, तो 10 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो इसलिए इसका परसेंट कितना आया 100। अब सेम इसका भी वही आएगा। देन अब हम आते हैं 7,20,000 का। जब हम 7,20,000 का परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो 7,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आरएफओ, क्योंकि हमारी यहाँ कॉमन यूनिट क्या है, आरएफओ है, और आरएफओ का अमाउंट कितना दिया है 10 लाख। तो 7,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख इक्वल टू 72%। देन 30,000 का अगर आपको परसेंट निकालना है तो 30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो ये आ जाएगा 3%। देन 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो ये आ जाएगा 2%। तो यहाँ पर जितने भी आपने परसेंट निकाले हैं वो सब 10 लाख पर निकाले हैं। मींस हमारी कॉमन यूनिट क्या थी, यहाँ पर 10 लाख थी, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही आपकी कॉमन यूनिट होगी। जब आप प्रीवियस ईयर के परसेंट निकालोगे तो प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है। जब आप करंट ईयर का परसेंट निकालोगे तो करंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है। अगर आपको 12,50,000 का परसेंट निकालना है तो 12,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12,50,000, तो ये 100% आ जाएगा। सेम ऐसे ही आएगा। अब 8,70,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12,50,000, तो ये जो परसेंट आया ये करंट ईयर के परसेंट हुए, क्योंकि आपने करंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया है और करंट ईयर के लिए परसेंट कैलकुलेट किए। तो ये जितने भी परसेंट कैलकुलेट हुए हैं वो सब के सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर कैलकुलेट हुए हैं। और जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन जो हमारी कॉमन यूनिट है, जब आप उसका उसी के ऊपर परसेंट निकालते हो तो ये 100% आता है, इसलिए इस स्टेटमेंट को 100% स्टेटमेंट बोला जाता है। देन अब हम आते हैं फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है हमारा, वो है कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए जो कॉमन यूनिट होगी वो क्या होगी, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए जो कॉमन यूनिट होगी वो होगी टोटल एसेट्स या तो टोटल लाइबिलिटी। जब हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे या तो टोटल एसेट्स से डिवाइड करेंगे या तो टोटल लाइबिलिटी से। टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी दोनों को आप ले सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए आप टोटल एसेट्स का भी अमाउंट ले सकते हो और टोटल लाइबिलिटीज का भी अमाउंट ले सकते हो। इस स्टेटमेंट को भी 100% स्टेटमेंट बोला जाता है। ये एनालिसिस करता है इंडिविजुअल जो भी चेंजेस हुए हैं बैलेंस शीट में उनको बताता है, टू establish the trend of different items of assets, equity and liabilities। जो भी डिफरेंट एसेट्स हैं या जो हमारी इक्विटी और लाइबिलिटीज में जो लाइबिलिटीज हैं उनमें क्या क्या ट्रेंड में चेंज हुआ है उसको ये स्टैब्लिश करता है। देन एसेस करता है साउंडनेस ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को। मींस ऑर्गेनाइजेशन इस स्टेटमेंट को बनाने के बाद फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को अपनी चेक कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन मींस जो हम जब टोटल एसेट्स के साथ बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनका जब हम परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना परसेंट आ रहा है, ये जो पूरी उसके बेस पर हम एक पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है सेम वैसा ही तैयार किया जाएगा जैसा कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट का तैयार किया था। उसी सीक्वेंस में आपको पूरी लाइबिलिटीज, जिसमें फर्स्ट मेजर हेड होगा शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड मेजर हेड होगा नॉन करंट लाइबिलिटीज और थर्ड मेजर हेड होगा आपका करंट लाइबिलिटीज, उसको आपको एज इट इज उसी सीक्वेंस में नोट करना है। देन उसके बाद जो एसेट्स होंगी जिसमें फर्स्ट मेजर हेड होगा नॉन करंट एसेट्स और सेकंड मेजर हेड होगा आपका करंट एसेट्स, उसको आपको नोट कर लेना है। फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। चेंज सिर्फ ये है कि हमको यहाँ 2% के कॉलम तैयार करना है। एक प्रीवियस ईयर के अमाउंट के लिए प्रीवियस ईयर का परसेंट का एक कॉलम तैयार करना है और एक करंट ईयर के अमाउंट के लिए करंट ईयर का एक कॉलम तैयार करना है। यहाँ अमाउंट का कोई भी चेंज का
कॉलम तैयार नहीं होगा। अब ये देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का अमाउंट और करंट ईयर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है। क्योंकि हम बना रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट, मींस कॉमन वैल्यू को लेकर ये स्टेटमेंट तैयार हो रहा है और कॉमन साइज बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट में जो कॉमन यूनिट होगी वो होगी टोटल एसेट्स या तो टोटल लायबिलिटीज। जो भी प्रीवियस ईयर की टोटल एसेट्स हैं या तो टोटल लायबिलिटीज हैं, क्योंकि दोनों का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। या तो आप टोटल एसेट्स ले सकते हैं या टोटल लायबिलिटीज ले सकते हैं। तो जो भी आपको परसेंटेज का कॉलम तैयार करेंगे तो जो भी अमाउंट है मींस ईच अमाउंट इनटू 100 डिवाइडेड बाय, जब आपने कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था तो आपकी कॉमन यूनिट वहां पर क्या थी, वहां पर थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो आपकी जो कॉमन यूनिट होगी वो होगी टोटल एसेट्स या तो टोटल लायबिलिटीज। तो आपको जिस अमाउंट का परसेंट निकालना है उस अमाउंट में आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है आपको टोटल एसेट्स या तो टोटल लायबिलिटीज से। जब हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपको बनाना है कॉमन साइज बैलेंस शीट तैयार करनी है। सेम जैसा आपको फॉर्मेट दिया है, जिस ऑर्डर में आपको लायबिलिटीज दी हुई है और जिस ऑर्डर में आपको एसेट्स गिवन है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट आपके क्वेश्चन में गिवन है और करंट ईयर का अमाउंट आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो उसी सीक्वेंस में आप इन एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि जो इक्विटी और लायबिलिटीज वाला पार्ट था और जो एसेट्स वाला पार्ट था, जिस ऑर्डर में दिया था हमने एज इट इज उसी ऑर्डर में यहां अरेंज किया हुआ है। प्रीवियस ईयर का अमाउंट जो गिवन था वो लिख लिया हमने, जो करंट ईयर का अमाउंट गिवन था वो उसी सीक्वेंस में हमने लिख लिया। अब हमको परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बना, ईच आइटम मींस अगर आपको इस 5 लाख रुपीस का परसेंट निकालना है, ये प्रीवियस ईयर का हम पहले परसेंट निकाल रहे हैं, बाद में हम करंट ईयर पर आएंगे तो हम पहले प्रीवियस ईयर के परसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वाला अगर हमको कॉलम तैयार करना है तो ये आप जो देख रहे हैं 33.33 कैसे आया, तो इस 5 लाख रुपीस का जब आप परसेंट निकालेंगे, किसके ऊपर निकालना है, कॉमन यूनिट या कॉमन जो बेस है आपका वो क्या हुआ, 15 लाख हुआ। या तो आप लायबिलिटीज ले लो प्रीवियस ईयर की या तो टोटल एसेट्स ले लो। ये टोटल लायबिलिटीज है जो 15 लाख रुपए की हैं, 15 लाख रुपीस की हैं और टोटल एसेट्स भी 15 लाख रुपीस की हैं। तो किसी को भी आप बेस में ले सकते हो, या तो लायबिलिटीज को ले सकते हो या एसेट्स को ले सकते हो। तो 5 लाख का अगर आपको परसेंट निकालना है तो 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख, तो ये जो परसेंट आया ये ऐसे आया। तो 5 लाख इंटू 100 किया डिवाइडेड बाय कॉमन यूनिट क्या हुई हमारी 15 लाख। तो यहां के जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी परसेंट आप निकालेंगे वो इस 15 लाख पर ही निकलेंगे। अगला अगर आपको परसेंट निकालना है 3 लाख का, तो 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख, तो ये परसेंट आ जाएगा। देन अगर आपको 5 लाख का परसेंट निकालना है तो 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख, तो अगेन ये परसेंट आ जाएगा आपका। सेम ऐसे ही आपको 2 लाख का निकालना है तो 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख, तो ये परसेंट आ जाएगा। अब जब आप 15 लाख का 15 लाख पर परसेंट निकालोगे तो ये 100% आएगा, इसलिए इस स्टेटमेंट को 100% स्टेटमेंट बोला जाता है। क्योंकि हम कॉमन यूनिट का कॉमन यूनिट के साथ परसेंट निकाल रहे हैं तो वो 100% आता है, इसलिए इस स्टेटमेंट को आप कॉमन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। देन ऐसे ही आपको एसेट्स का प्रीवियस ईयर की जो एसेट्स हैं उनका भी आप परसेंट निकालेंगे तो 10 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख, तो ये परसेंट आ जाएगा। करंट ईयर के लिए जब आप परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो आपकी कॉमन यूनिट या कॉमन बेस क्या बन जाएगा, 24 लाख। तो जो भी परसेंट निकलेंगे करंट ईयर के लिए वो 24 लाख पर निकलेंगे। तो आपको अगर 10 लाख का परसेंट निकालना है तो 10 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 24 लाख। तो यहां पर जितने भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं वो सब 24 लाख रुपीस के अमाउंट पर ही कैलकुलेट करने हैं। ये हो गया आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
Thank you very much.